सबका हो गया ना? चलो पहला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? क्या कह रहा है? स्वर के उच्चारण में। ठीक है, देखो सबसे कम समय लगने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटे स्वर। जैसे कौन है? औ है, छोटी है, छोटा उ है और री है। इनमें सबसे कम लगेगा, इसलिए ह्रस्व है, छोटे हैं। इनसे बड़े वाले कौन होते हैं? दीर्घ होते हैं। इनसे थोड़ा ज्यादा लगेगा, औ की जगह आ हो जाएगा, ई की जगह बड़ी, ऊ की जगह बड़ा ओ। इनसे भी ज्यादा स्वर समय लगता है किसमें? ए, आई, ओ और औ में, क्योंकि ये संयुक्त हैं। कम से कम इनमें से किसी दो को मिलाकर के एक निर्मित हुआ है, तो दुगना समय लगेगा। कितना लगेगा? दुगना समय। समझ गया ना? और इनसे भी ज्यादा तिगुना समय लगता है किसमें? प्लुत स्वर में। इसीलिए प्लुत स्वर क्या होंगे? सबसे ज्यादा उच्चारण समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, जहां पर एक जैसे व्याकरणिक चिन्ह एक साथ आ जाते हैं वहां व्याकरणिक शब्द होना चाहिए था। चिन्ह हो गया, कोई बात नहीं, शब्द। व्याकरणिक शब्द एक साथ आ जाते हैं वहां उन्हें पृथक करने के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? जैसे चार संज्ञा शब्द एक साथ आ गए, या चार विशेषण शब्द एक साथ आ गए, या चार आपका सर्वनाम शब्द एक साथ आ गए। समझ गया ना? मैं, वह और मैं, तुम और वह एक साथ दिल्ली जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे? मैं, तुम और वह। तीन शब्द एक साथ आए। जैसे आपने कहा राम, श्याम और गीता, ये तीन क्या आए? बताओ। संज्ञा शब्द एक आए। जब किसी वाक्य में एक जैसे व्याकरणिक शब्द एक साथ आ जाते हैं, दो हो तो बीच में और लगा लेते हैं, दो से अधिक हो तो लास्ट वाले के पहले और लगाते हैं। बाकी सब में क्या लगते हैं? अल्प विराम। कौन से? अल्प विराम। ठीक है, ये वाला अर्ध विराम तो ये होता है, अल्प विराम ये कॉमा छोटा सा। समझ गया ना? तो इसमें क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। घनिष्ठ क्या होना चाहिए? घनिष्ठ ही होना चाहिए, घनिष्ठ सही वर्तनी है। समझ गया ना? उसके बाद क्या है? अध्यात्म, अध्यात्म भी क्या है? सही वर्तनी है। पूजनीय, पूजनीय भी क्या है? सही वर्तनी है। पूजनीय नहीं होता, वैसे लिखने में तो पूज्य होता है ऐसे, लेकिन पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। समझ गया ना? ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है? अनाधिकार। क्या होना चाहिए था? अनधिकार। क्या होना चाहिए था? अनधिकार। समझ गया ना? तो इसका सही क्या होगा? डी। ठीक है, परमानंद शब्द में, अब ये चौथा जो छूटा है मैं लास्ट में इसको करा दूंगा आपका। ठीक है, परमानंद शब्द में समास होगा परमानंद, परम आनंद शब्द से बना है। आनंद क्या है? संज्ञा। संज्ञा है तो क्या होगी? विशेष्य। क्या होगी? विशेष्य। और परम क्या है इसकी? विशेषता, मात्रा है ना संज्ञा की। समझ गया ना? तो ये क्या है इसकी? विशेषता। समझ गया ना? जब पहला शब्द विशेषता बताए, दूसरा शब्द विशेषण हो, सॉरी विशेष्य हो, संज्ञा सर्वनाम आदि हो, जो भी है। समझ गया ना? पहला शब्द क्या हो? विशेषण, दूसरा क्या हो? विशेष्य। तो वहां होता है कर्मधारय। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, औरत किस भाषा का शब्द है? औरत, औरत किस भाषा का शब्द है? अरबी। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द तो याद करने ही पड़ेंगे, आप कुछ भी करो, कोई और चारा नहीं है। कौन सा एक शब्द में तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब जो संस्कृत का नहीं है। पृष्ठ पन्ने को बोलते हैं, संस्कृत का ही है। लज्जा किसको बोलते हैं? लाज। समझ गया ना? तो ये भी संस्कृत का है। और शिला, शिला किसको बोलते हैं? पत्थर, या जो आपके पत्थर की क्या होती हैं, आपके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, शिलाएं बोलते हैं। तो ये भी सही है। पंख, पंख क्या है?
तद्भव शब्द है। समझ गया ना, क्योंकि पर होता है, क्या पर, संस्कृत में क्या बोलते हैं, पर। समझ गया ना, तद्भव क्या हो गया है, पंख। ये सही आंसर है। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोमार्थक होगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब आवश्यकता से ज्यादा वर्षा होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि। समझ गया ना, तो आवश्यकता से कम वर्षा होना क्या कहलाएगा, अल्पवृष्टि। विलोमार्थक क्या होगा, अल्पवृष्टि। ए सही होगा इसका, न्यून वृष्टि नहीं, अल्प ही होगा। अति का अल्प होता है, वृष्टि तो वृष्टि की जगह रहा, अति का क्या होता है, अल्प। समझ गया ना, तो यहां पर वैसे न्यून भी हो सकता था, समझ गया ना, लेकिन यहां पर जो दिए गए शब्द हैं उनमें से सबसे बेहतर कौन है, अल्प है। अति मतलब आवश्यकता से ज्यादा, और अल्प का मतलब आवश्यकता से कम। न्यून का मतलब तो बहुत कम हुआ, आवश्यकता शब्द से नहीं जुड़ता ना। अति किससे जुड़ता है, आवश्यकता से अधिक के लिए प्रयोग होता, अधिक के लिए नहीं, आवश्यकता से अधिक के लिए, पर्टिकुलर। समझ गया ना, वैसे ही क्या होगा, अल्प किसके लिए, आवश्यकता से कम के लिए। न्यून कितना भी कम हो सकता है, इसीलिए न्यून नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, अतिवृष्टि, सॉरी, गड़बड़ हो गई। अतिवृष्टि का मतलब अनावृष्टि, अल्पवृष्टि का तो मतलब आवश्यकता से कम हुआ। समझ गया ना, आवश्यकता क्या है, ये अनावृष्टि का मतलब न होना, बिल्कुल भी ना होना, आवश्यकता के बराबर भी ना होना होगा। तो इसका आंसर क्या है, अतिवृष्टि का, अल्पवृष्टि नहीं होगा बल्कि अनावृष्टि होगा। ठीक है, अल्प भी नहीं होगा और न्यून भी नहीं होगा। ठीक है, अब अल्प का मतलब आवश्यकता से कम तो होता है, परंतु क्या यहां पर अना इसके लिए ज्यादा क्या है, उपयुक्त शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष का, द्रुम वृक्ष का पर्यायवाची होता है, विपट होता है, तरु होता है, अरण्य नहीं होता। अरण्य तो जंगल का पर्यायवाची होता है, वृक्ष का नहीं। समझ गए। अगला, दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द होगा, दोपहर के बाद के लिए समय के लिए एक शब्द होगा, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न। ये 9 इसके साथ मिला होना चाहिए, थोड़ा उसमें टाइप में फॉन्ट नहीं मिला होगा तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे 9 ऐसे, हो आधा होता है 9 पूरा। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या गोधूली। ठीक है, दोपहर के, ठीक दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं। पूर्वाह्न सुबह का समय और गोधूली शाम का समय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ पतवार भी होता है, ये क्या है, अनेकार्थी शब्द, किसका होता है, कर्ण का, कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियत, नियत और नियत, नियत और नियत, नियत खराब है बोलते हैं ना, नियत क्या खराब है, नियत यानी कि इरादा खराब है, नियत मतलब क्या हो गया, इरादा। ठीक है, दूसरे वाले में इरादा, और नियत का मतलब निश्चित, नियत का मतलब निश्चित, तो ये वाला होगा। अब लिखा तो ये भी है ना, इरादा और निश्चित, लेकिन नियत का मतलब नहीं होता, नियत का मतलब होता है बड़ी ही होती है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक है ये, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है, इसीलिए क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में समान हो और अर्थ में भिन्न हो उन्हें बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें क्या, नियत का मतलब क्या हो गया, निश्चित, और नियत का मतलब क्या हुआ, बोलते हैं ना इसकी नियत खराब है, नियत क्या बोलते हैं, नियत खींचता है ना, 9 9 के साथ बड़ी लगने के कारण, तो ये आपका निश्चित और इरादा होगा। अगला क्वेश्चन है, लश्कर में ऊंट बदनाम मुहावरे का सही अर्थ है। लश्कर मतलब फौज, लश्कर का मतलब फौज। अब काम तो फौज करती है, जो भी करा, किसी को लूटा पाटा या मारा, जो भी करा, समझ गया ना,
लेकिन उसकी सवारी ऊंट भी तो बदनाम होता है। ऊंट से आए थे कहेंगे, घोड़े से आए थे, समझ गया ना, घोड़ा थोड़ी मारने के लिए आया था, घोड़े वाला लाया था ना उसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बात तो यही है, करे कोई और नाम किसी और का बदनाम हो, समझ गया ना, दोष किसी का और नाम किसी और का, तब बोलते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द नित्य पुल्लिंग है? नित्य पुल्लिंग। मक्खी क्या है? मक्खी होती है, नित्य स्त्रीलिंग। छिपकली क्या है? छिपकली आ गई घर के अंदर, तो क्या होगा? नित्य स्त्रीलिंग। कोयल, कोयल गा रही है, क्या होगा? नित्य स्त्रीलिंग। मच्छर क्या होगा फिर? मच्छर क्या होगा? मच्छर काट गया, क्या होगा? पुल्लिंग। और मच्छर नित्य पुल्लिंग होता है, इसीलिए तो मलेरिया में लिखते हो मादा एनाफिलीज मच्छर, मच्छर नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो? मादा। जहां नित्य होता है वहां नर और मादा से ही लिंग निर्धारण किया जाता है, आपको बताया था ना मैंने, समझ गया ना। जहां पर आपका शब्द में लिंग निर्धारण करना क्या होता है? नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, वहां हम नर और मादा लिख करके क्या कर लेते हैं? लिंग निर्धारित कर लेते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन होगा। यहां पर चाकू रखे थे, कहां गए? यहां पर चाकू रखे थे, कहां गए? यह चाकू बहुत तेज हैं, क्या बोला? यह चाकू बहुत तेज हैं। अब क्या हुआ इसमें बताओ? चाकू का चाकू ही तो हुआ, बहुवचन में बोला मैंने, वाक्य किसमें बोला है बताओ? यहां पर चाकू रखे थे, कहां गए? क्या बोला? पुल्लिंग में क्या बोला? बहुवचन में बोला ना, तो इसका मतलब चाकू का तो बहुवचन में भी क्या होता है? चाकू ही होता है। बहुवचन में भी चाकू ही होता है। वो चाकुओं वाले तो पीछे हंस रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने तो लिख ही दिया है चाकुओं, समझ गया ना, उन्होंने क्या लिख दिया है? चाकू, इसीलिए हंस रहे हैं वो अब। लेकिन ये हंसी भरी भारी पड़ेगी तुम्हें, ध्यान रखना अगर तुम सही से नहीं करोगे तो, क्योंकि 14-14, 15-15 में अटक रहे हो, समझ गया ना, और आ रही है तुम्हें हंसी, समझ गया ना, एफर्ट लगा नहीं रहे हो, बाद में यही चीज लेट डूबेगी, फिर रोते हो ना यार आते आते गलत हो गया। आते आते कहां से गलत हो गया? अभी लग रहा है ना आता आता, आते आते ही होता तो फिर वो सही होता, गलत क्यों होता? वो इसलिए होता है ना क्योंकि हम समझते हैं कि ये चीज सरल थी, समझते ना, सरल थी तो करी किसने? किसने हाथ बांध रखे थे बताओ? कहने वाला तो तुमसे रोज ही कह रहा था, क्या? कहने वाला तो तुमसे रोज ही कह रहा था कि याद कर लो भाई, पढ़ लो इनको, समझ लो। अब उस समय तो कर नहीं रहे थे, समझ गए ना, बाद में फिर उस दिन बड़ी क्या बोलते हैं, दर्दनाक पीड़ा होती है, समझ रहे हो? किस दिन? जिस दिन रिजल्ट आता है और अगल बगल में से कोई निकल जाता है, दोहरा दुख होता है। फिर वो निकला क्यों, मैं निकला क्यों नहीं, है ना। जिन दोनों का हो गया होता है वो जा रहे होते हैं मौज करने के लिए, पार्टी मनाने के लिए, है ना, और जिन बेचारों का नहीं होता है वो सोचते हैं कि इनका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। उस दिन तो दुख होता ही है, समझ गया ना। इसीलिए देख लो भाई, अगल बगल देख लो, समझ गया ना, लोग जम के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करो अभी, ताकि उस दिन उस दर्द को महसूस ना करना। करोगे तो डेफिनेटली, जो मेहनत नहीं भी करता है ना, रिजल्ट आने के दिन वो भी रोता है। करने वाले तो ठीक ही हैं, नहीं हुआ तो, जो नहीं करे रहते हैं, जो बहुत ही क्या थोड़े बहुत मेहनत के सहारे जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, उन्हें भी बड़ा दर्द होता है उस दिन, समझ गए ना, मेरा क्यों नहीं हुआ, समझ रहे हो। देखो, जब तक आप क्या मेहनत नहीं करोगे और उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी क्या चाहिए, क्योंकि सबकी गति अलग अलग होती है ना। तुमने कहा कि 5 मिनट में 1000 मीटर रेस दौड़नी है, समझ गए ना, सबकी क्षमताएं एक जैसी होंगी, कोई 4 मिनट में कर लेगा, कोई 3 मिनट में कर लेगा, कोई 2 आपके 40 में ही कर लेगा, कोई 2:30 में ही कर लेगा, सबकी क्षमताएं अलग अलग है ना।
समझ गए ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। दूसरों से तुलना तो नहीं कर सकते हो, वो 2 घंटा पढ़ता है तो मैं भी 2 घंटा, क्या पता वो 2 घंटे में तुमसे अच्छा याद कर ले जाता है। समझ गया ना, क्योंकि वो 2 मिनट 40 मिनट 2 मिनट 40 सेकंड में रेस पार कर लेता है 1000 मीटर की, तुम तो 5 मिनट में करते हो ना, तो इसका मतलब तुम्हें दुगना समय चाहिए। समझ गया ना, वैसा ही पढ़ाई में भी है, किसी को 2 घंटे में ही अच्छी क्या अच्छा कर लेता है, 2 घंटे रोज पढ़ के, कोई 4 घंटे में भी नहीं कर पाता। 4 घंटे में नहीं हो पा रहा है तो दूसरे से कंपेयर मत करो कि उसका तो 3 घंटे में हो गया, मेरा 4 में नहीं हुआ। आप 6 करो तब होगा। समझ गया ना, आप उसे मत देखो, ये देखो कि मेरी मेहनत में कितनी कमी है। दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि वो भी तो 4 घंटे पढ़ता था, मैं तो 5 घंटे पढ़ता था, फिर भी मेरा नहीं हुआ, उसका तो हो गया, उससे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी थी। समझ गया ना, देखो 2 चीजें होती हैं, एक क्षमता और एक योग्यता। समझ गया ना, क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं, क्षमताएं सबकी अलग अलग होती हैं। योग्यता क्या है, योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। समझ गया ना, तो क्षमता जितना, क्षमता का मतलब यह है कि तुम कितना मतलब अपना एफर्ट लगा सकते हो। समझ गया ना, किसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए। अब वही वाली बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, सबकी क्षमताएं क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं, सबके उसमें प्रयास अलग अलग होते हैं, एफर्ट अलग अलग होते हैं। समझ गया ना, लेकिन योग्यता प्राप्त करने के लिए आप दूसरे के साथ कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात यह है। समझ रहे हो, इसीलिए तुम सोच रहे हो कि मेरे बगल वाला 5 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 5 घंटे पढ़ रहा हूं, तो बराबर मेहनत कर रहे हैं। बराबर नहीं कर रहे हैं भाई, उसका आईक्यू तुमसे ठीक हो सकता है, उसकी एकाग्रता की क्षमता तुमसे बेहतर हो सकती है। समझ गया ना, अगर तुम्हारा 5 घंटे पढ़ के नहीं हो रहा है तो तुम ये सोचो कि मैं कितना कम और हूं, तुम 8 घंटे पढ़ो, तब तुम्हारी कमी होगी। तुम कंपैरिजन ये से ऐसे करने लग गए कि उसका 4 घंटे पढ़ के हो गया, मेरा 5 भी नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। समझ गया ना, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी क्षमताएं थोड़ा कम है। समझ गया ना, उसको ज्यादा आपने क्या एफर्ट दे करके ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो उस दिन रोने से अच्छा है कि अभी से समझ जाओ इस बात को। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में कारक होगा। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, से, समझ गया ना, सत्कार से मतलब सत्कार यहां पर क्या है, आधार है किसका, आदर बढ़ाने का। क्या है, आदर बढ़ाने का, यानी कि सेवा को करने का आधार क्या है, ये। जब हमें से क्रिया को करने का आधार बताता है तो वहां पर क्या होता है, करण। क्या होता है, करण। क्या होता है, करण। समझ गया ना, और वाक्य में दिए गए 2 चीजों के बीच के अंतर को बताए, डिफरेंस को बताए, तो वहां पर क्या होता है, अपादान। समझ गया ना, यहां किसको बता रहा है, यहां ये माध्यम है, सेवा सत्कार किसका, आदर को बढ़ाने का माध्यम है। समझ गया ना, तो जब माध्यम, जैसे आपने कहा राम ने हल से खेत जोता, तो खेत जोतने का माध्यम क्या है, हल, वैसे ही यहां आदर बढ़ाने का माध्यम क्या है, सत्कार, सेवा सत्कार। समझ गया ना, तो से इसके साथ आया है तो किसका से होगा, करण का। से पहचानने के सारे तरीके बता रखे हैं मैंने आपको, अगर ये गड़बड़ करा होगा किसी की कॉपी में, उसकी कॉपी फाड़ दूंगा मैं, ध्यान रख लेना। डलिया भर आम शब्द में कौन सा विशेषण होगा, डलिया भर आम शब्द में कौन सा विशेषण होगा, डलिया भर आम। अब यहां डलिया भर का मतलब क्या है, परिमाण, मात्रा बता रहा है ना, या संख्या बता रहा है, क्या बता रहा है, हाँ, डलिया भर आम में क्या बता रहा है, मात्रा। और जब कोई आपका विशेषण किसी संज्ञा की मात्रा बताए तो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब कमरा खोला जा सकता है, वाक्य में पदबंध का प्रकार होगा। अब कमरा खोला जा सकता है, पहली बात तो पदबंध कहां है, अब कमरा खोला जा सकता है, खोला जा सकता है, खोलना एक क्रिया, जा सकना दूसरी क्रिया, लेकिन दोनों क्रियाओं का प्रयोग किससे के लिए हुआ है, खोलने के लिए। किसके लिए हुआ है, खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए 1 2 3 4 पदों का प्रयोग किया है। समझ गया ना, जबकि काम किस पद का कर रहे हैं, एक ही क्रियापद का, खोलना बता रहे हैं बस। समझ गया ना, तो जब क्या हो, एक से अधिक पद एक ही पद के लिए काम करें तो ऐसे पदों को पदबंध बोलते हैं।
अब ये सारे पद किसके लिए क्या काम कर रहे हैं? क्रिया बता रहे हैं ना। खोलना क्या है? क्रिया। तो पदबंध कौन सा होगा? क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन राम से पहले आया वाक्य में अव्यय का प्रकार होगा। मोहन राम से पहले आया, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5। 4 मत लिखना, 5 होते हैं। तुम्हारी ल्यूसेंट में 4 ही लिखा है शायद, इसीलिए तुम 4 बोल रहे हो। निपात भी होता है, मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी में निपात भी है। समझ गया ना? कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। निपात को भी अव्यय ही माना गया है, इसीलिए 5 प्रकार के होते हैं, 4 नहीं। समझ गया ना? तो इसमें से मोहन राम से पहले आया, समझ गया ना? इसमें जो अव्यय है यह शब्द है, समझ गया ना? और आपको मैंने एक हिंट दी थी, अव्यय से पहले यदि कारक चिन्ह आए, अव्यय शब्द से पहले क्या है? कारक चिन्ह आए, तो वहां पर क्या होता है? संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। समझ गया ना? अव्यय किसी आपके वाक्य में दो वाक्यों के दो क्या अलग अलग हिस्सों को, पदों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर मोहन राम से पहले आया, यहां पर ये जो कर्ता और क्रिया कर्म है, कर्ता और कर्म का संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? से पहले। तो पहले शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। समझ गया ना? और से इससे पहले आ गया है, तो मैंने हिंट बता रखी है। समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में आपको कंफ्यूजन होगा। समुच्चय बोधक में स्पष्ट होता है, संबंध बोधक में स्पष्ट होता है कि क्या उस कारक चिन्ह से पहले क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अव्यय शब्द से पहले कारक चिन्ह होता है, से कारक चिन्ह है, इसीलिए ये संबंध बोधक होगा। अगला, किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विजय, मूल शब्द क्या? जय। विभूषण, मूल शब्द का भूषण। विख्यात, मूल शब्द क्या? विशैला में विष। इसमें तो क्या लगा है? एला प्रत्यय लगा है, ना कि उपसर्ग। तो सही कौन सा होगा? डी। बाकी सब में वी क्या है? उपसर्ग लगा है। इसमें ये भी विशैला ही है, विशैला नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्या यहां पर प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन जो चौथा छूटा था, क्या बोला था? सर्वेश्वर शब्द में कौन सी संधि होगी? ए विसर्ग, बी व्यंजन, सी गुण और डी यण। बातें मत करो पीछे, देख लो पहले क्या है ये? सर्वेश्वर। तोड़ो पहले। सर्व धन ईश्वर। पहले पद का अंत किस में हुआ? व के नीचे हलंत है? नहीं है, तो किस में हुआ? अ में, क्योंकि रौ तो इससे पहले उच्चारित होगा। स र व, सर्व। समझ गया ना? इसको तोड़ो पहले। सौ हलंत धन अ, शब्द विस्तार ये होगा रौ हलंत धन व हलंत धन अ, ये होगा शब्द विस्तार। किसका? सर्व का। सबसे अंत में क्या आया है? अ आया है। इधर आरंभ में क्या आया है? बड़ी ई आई है। पहले पद का अंत अ या आ में हो, दूसरे पद का आरंभ ई उ या री में हो। समझ गया ना? तो ये नियम लागू होता है गुण संधि में। किसमें होता है? गुण। अगर अ के साथ ई आएगी तो क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए। समझ गया ना? तो अब इसमें देखो, अ के साथ ई आने में ए बन गया है, तो सौ तो वही रहा, वह भी वही रहा। समझ गया ना? और
वो में किसकी मात्रा लग गई? एक ही मात्रा। रॉ इसमें पहले से था, बाकी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संधि में मैंने कई बार बता रखा है कि संधि में अंतिम, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला ही वर्ण मिलकर के नई ध्वनि बनाता है। शेष ना आगे ना पीछे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गया ना? तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, इनको चेक कराओ पहले।